अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एमडी कैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 17 लेक्चर लेंगे और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे और इसी तरह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये देखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन के रूल क्या हैं, ये कुछ चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको कहते हैं? करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को, उसको हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब पता क्या हुआ कि एक रिएक्शन करवाना है आपने करंट की मदद से। जब आप करंट छोड़ेंगे उसके अंदर तो रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और इसी तरह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाना है। मतलब क्या? रिएक्शन करवाएंगे और उस रिएक्शन करवा के आप क्या करेंगे? आप इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे, करंट बना लेंगे। मिसाल के तौर पर दो सेल होते हैं, मैं यहां पे आके बात करता हूं। तो सबसे पहले हमारा सेल है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास साल्ट है और साल्ट पानी के अंदर शामिल है। ये तब तक रिएक्शन नहीं करेगा जब तक आप इसे बाहर एक बैटरी के साथ नहीं लगाएंगे। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है तो इसका रिएक्शन शुरू हो जाना है, जिसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से आपने केमिकल एनर्जी करवानी है और जिस सेल में करवाते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे ही आप करंट छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जब तक आपने करवाना नहीं है इस रिएक्शन को तब तक इसने खुद ब खुद नहीं होना। करवाएंगे, करंट छोड़ेंगे तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह हम गैल्वेनिक सेल के अंदर हम क्या करते हैं कि रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवा के क्या करते हैं? बिजली बना लेते हैं। तो गैल्वेनिक सेल ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमें करंट प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमने रिएक्शन करवाना होता है और रिएक्शन की मदद से क्या होता है? करंट बनने लग जाता है, जिससे हम क्या करते हैं? अपना कोई इस यूज में ले आते हैं उसको और इसके हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। तो दोबारा बोलता हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनानी है और इसके अंदर केमिकल एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है। जो दोनों सेल हैं हम आगे जाके इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही याद रखिएगा। सबसे पहले कंडक्शन क्या होती है? करंट का गुजरना कंडक्शन कहलाती है। इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है उसको हम कंडक्शन कहते हैं। अब कौन कौन कंडक्शन करते हैं? आपने अक्सर देखा हो घरों में मेटल्स होती हैं, तारें लगी होती हैं, तो तारों में से करंट गुजरता है। आपने स्पार्किंग करते हुए अक्सर देखा होगा उनको। इसी तरह सिर्फ मेटल से करंट नहीं गुजरता, एक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ऐसा कोई साल्ट या एसिड या कोई बेस जिसमें से या पिघली हुई हालत में करंट गुजर जाए या उसकी साल्ट की कंडीशन में ही करंट गुजर जाए या उसकी सोल्यूशन की कंडीशन में करंट गुजर जाए, फिर जब वो पिघला हुआ हो तब करंट गुजर जाए। मोल्टन स्टेट के अंदर या सोल्यूशन स्टेट के अंदर करंट गुजर जाए तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो दो तरह की कंडक्शन होती है। हमारे जो घरों में करंट चल रहा है तारों में, वो उसे बोलते हैं मेटालिक कंडक्शन। हमारा इसमें कंसर्न नहीं है, हमारा सारे का सारा कंसर्न जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पे है। तो जो हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़ना है। तो इनके अंदर दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं। अगर आप तारों की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तारों के अंदर, और वो जो वायर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? अक्सर आयन होते हैं। वो आयन सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर एक साल्ट जब पिघलता है या जब ब्रेकडाउन होता है या आयनाइज होता है उस फॉर्म में भी वो होते हैं। तो जहां पे आयंस की वजह से करंट गुजरना है उससे हमने बोलना है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की मदद से गुजरेगा उससे हम बोलेंगे मेटालिक कंडक्शन, मेटल्स वाली कंडक्शन। इसको दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से करंट गुजर रहा है। इसके अंदर एटम नहीं मूव करते। अगर आप तारों की बात करते हैं तो तारें वही रहती हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं।
लेकिन इसके अंदर आयंस मूव करते हैं। जब आयन मूव करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस की मदद से करंट गुजरता है। तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के अंदर आयन मूव करते हैं। और ये वाली जो मेटालिक कंडक्शन होती है, ये डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कम होना शुरू हो जाती है। क्यों कम होती है? हमने 4th चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी हीट के साथ साथ इनकी कंडक्शन में क्या आती है, कमी आती है। लेकिन इसके बरक्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें तो ये बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्शन बढ़ेगी। क्यों? आयनाइजेशन का प्रोसेस टेम्परेचर के साथ तेज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और इसके अलावा टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ा देगा आयंस की, तो आयंस का फ्लो होना क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। जैसे आयन तेज फ्लो करेंगे हम कहेंगे करंट क्या हो गया, बढ़ गया है। इसके अंदर केमिकल चेंज नहीं होती है। आपको जो तार है सारा करंट गुजरने के बाद भी तार ही नजर आएगी, लेकिन इसके अंदर जो होता है वो केमिकल चेंज आ जाती है, कोई रिएक्शन के अंदर चेंज आ जाती है। तो इसलिए हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी हमने सीखा मेटल वाली कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट वाली कंडक्शन में फर्क होता है। मेटल वाली कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और मेटल्स के अंदर होते हैं, लेकिन इसके अंदर साल्ट पिघली हुई हालत में हो सकता है। आयन करते हैं वो साल्ट पिघले हुए साल्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी सोल्यूशन की फॉर्म में हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ना केसर है, HCl का सोल्यूशन है। HCl के अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं और Cl नेगेटिव आयन होते हैं। इसके अंदर हमने जिंक की मेटल डाल दी। जैसे ही हम मेटल डालेंगे और इसे हम हीट करेंगे थोड़ा सा, तो ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा और हमें सरफेस में नजर आएगा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। क्यों ऐसा हुआ, अभी हम बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो जैसे हम इसको देखेंगे तो उसमें रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है, जिंक जो हाइड्रोजन होते हैं HCl के अंदर, उसको अपने इलेक्ट्रॉन देती है और खुद किस फॉर्म में आ जाती है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन में। और वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बन जाते हैं। और जो हाइड्रोजन गैस होती है हमें नजर आती है ऊपर बबल बनती हुई, ऊपर उसका मूव करता हुआ हमें नजर आता है। असल में हुआ क्या, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, जब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन देने हैं H पॉजिटिव आयन को, जब इसको मिलेंगे तो ये वाला न्यूट्रल हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जब इस H पॉजिटिव आयन को मिलेगा तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब दो H न्यूट्रल हो जाएंगे तो इन दोनों का रिएक्शन आपस में क्या हो जाएगा, आसान। और तो ये क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन गैस। और वो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बबल बना के क्या होती है, ऊपर चली जाती है। अब सोल्यूशन में क्या रह गया है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन रह गया उसके अंदर, और साथ में उसके अंदर क्लोराइड आयन रह गए हैं, जो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, जिंक क्लोराइड। अगर मुझसे कोई पूछे यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैं कहूंगा जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H पॉजिटिव आयन को, इसलिए जिंक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉनों का लॉस, पहले इधर इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन अब यहां पे देखें +2 है। +2 कब आता है, जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे +2 चार्ज आ जाएगा, तो हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का जहां पे लॉस होगा उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो जहां पर जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, इसका इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसके बरक्स अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इसलिए प्लस स्टेट से 0 में आई है। तो इसने गेन किए हैं, और जहां पे गेन होनी है उसको हमने कहना है उसकी क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। चार्ज में कमी बेशी आती है, वो क्यों आती है, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल का सहारा लेकर बताता हूं। ये एक ऑक्सीजन का मेटल है, ऑक्सीजन का एटम है। इसमें अल्लाह ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बनाए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, इसलिए ये न्यूट्रल है। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अमाउंट बढ़ जाएगी, और वो कितने हो जाएंगे, -9। तो जमा के 8 है और नफी के 9 है, तो आंसर कितना आएगा, -1। तो इसका मतलब हुआ इसमें जो माइनस का चार्ज है, नेगेटिव वाला पार्टिकल एक बढ़ गया है। और अगर हम इसी को दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे देंगे तो इसके अंदर 2 नेगेटिव पार्टिकल बढ़ जाएंगे, तो इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज आएगा -2 आएगा। क्यों, इसमें जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो 10 हो गए, और 10 होने की वजह से इसका ऊपर चार्ज जो आएगा वो -2 आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, हमने क्या सीखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जो एटम गेन करेगी, वो जो भी मेटल एटम गेन करेगा उसको हम रिडक्शन कहेंगे, और उसे कहेंगे वो रिड्यूस हो गया।
तो अगर मुझे कोई पूछे कि डिफरेंस करो कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, तो मैं उसे कहूंगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा उसको हम कहेंगे कि ये वाली जो चीज है ये वाली ऑक्सीडेशन हो गई है। मिसाल के तौर पर सोडियम के पास एक आखिर में एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो हम कहेंगे उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। इसी तरह एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके चार्ज में कमी आ गई है, तो हम इसे कहेंगे ये रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गई है इसकी, तो ये -1 चार्ज में आ गया। तो गेन कोई एटम करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसे कहेंगे रिडक्शन, कोई लॉस करेगा तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कि जब हम ऑक्सीजन की एडिशन करते हैं तो उससे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह उसका उल्ट जो होगा वो रिडक्शन होगा। जहां पे आप देखें ये दोनों दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, लॉस है तो इधर गेन होगा, इधर एडिशन है तो इधर रिमूवल होगा, इधर रिमूवल है तो इधर एडिशन होगी। तो इसी तरह हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम उसके अंदर हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तो हम उसे वहां पे बोलते हैं रिडक्शन। ये डेफिनेशन तो आप पढ़ते आए हैं, लेकिन जो मेन डेफिनेशन है इसको कंसेप्ट वाइज एमडी कैट के कंसेप्ट के लिए रख लें। ये डेफिनेशन आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन यही डेफिनेशन है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रिमूवल, ये सारी बातें फेक है। जो बात है वो ये है कि जब भी किसी एटम के अंदर या किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की एडिशन होगी तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और उसमें से जब रिमूवल होगी उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, क्योंकि ऑपोजिट होना है इसने, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, यहां पे हमारे पास एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन मिले तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन पर चार्ज आ गया +1 और F पे आ गया -1। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो हाइड्रोजन पे चार्ज 0, लेकिन जहां पे देखूं चार्ज क्या है, +1। तो हाइड्रोजन की यहां पर क्या हुई है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो हम जब पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो हम उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। याद रखिएगा कि जब भी, तो यहां पर हाइड्रोजन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। अगर मैं यहां पर देखूं तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आया, +1, और प्लस तब भी चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, लॉस होगा। तो हमारे पास जो मेन डेफिनेशन ये बनी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऐड हो जाना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो जाए, फॉर एग्जांपल जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इस यहाँ पे हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है और फ्लोरीन पे -1 चार्ज है, अगर यहां से हाइड्रोजन चला जाए, फ्लोरीन जहां से चला जाए, रिमूव हो जाए यहां से, तो फ्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा, उस फ्लोरीन 0 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखें हाइड्रोजन यहाँ पे +1 से 0 में आ रहा है, तो इसका मतलब है उसके चार्ज में कमी आ रही है, +1 से लेके वो 0 आ रहा है। ये इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब आएगी ये चीज, तो इसी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, इसे रिडक्शन बोलेंगे। तो जो मुझे समझ आई है, जो मेन डेफिनेशन है, याद रखिएगा, आपने ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली बातें याद नहीं रखनी। हाँ, अगर इसी तरह मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कहूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इसका ऑपोजिट होगा, लेकिन वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, सिर्फ आप इलेक्ट्रोनेगेटिव से याद रखिएगा बात को। इसी तरह में एक सवाल है, एक एग्जांपल है लेता हूं कि सोडियम थी, उसने इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, इसलिए सोडियम पे आ गया +1 चार्ज, क्लियर, और Cl पे चार्ज आ गया -1। ओके, जब इस पर +1 चार्ज आया है तो इसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, मैं कहूंगा इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इसलिए +1 चार्ज आया है। तो इसी वजह से इसका चार्ज बढ़ा है, बढ़ने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन के मीनिंग होते हैं बढ़ जाना, इजाफा हो जाना किसी चीज का। तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, चार्ज बढ़ा है, पहले 0 था अब +1 हो गया। अगर आप वैल्यूज लिखें -2 -1 और 0 और +1, तो इस तरह हम इधर कुछ चीजें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। तो मैं अगर आपसे मुझसे कोई पूछे कि 0 से वो +1 में आया, तो मैं कहूंगा उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, वो चार्ज उसका बढ़ा है, इजाफा हुआ है। इसी तरह Cl 0 था और उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो उसने इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो उसका चार्ज हो गया -1, तो उसके चार्ज में कमी आई है, वो 0 था और वो माइनस में चला गया, पीछे को चला गया है, 0 से वो माइनस पे चला गया है, उसके चार्ज में कमी आई है, तो मैं उसे रिडक्शन कहूंगा। तो मुझे ये बात समझ में आई कि जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसी तरह अब एक और बात सुनना, एक टर्म है एजेंट, ये बात याद रखिएगा, एजेंट क्या होती है।
ऐसा पर्सन जो किसी के बिहाफ पे वो काम करता है, खुद नहीं वो करता। पर्सन ट्रैवलिंग एजेंट खुद ट्रैवल नहीं करेगा, दूसरों को करवाएगा। प्रॉपर्टी एजेंट अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच देगा, दूसरों की बिकवाएगा। तो एजेंट क्या हुआ, जो दूसरों का वो काम करवाए। मतलब मैंने किसी के साथ अगर एजेंट लिख दिया, इसका मतलब है वो काम उसने किसी और का करवाना है, अपना नहीं करना। ट्रैवलिंग एजेंट ने दूसरे को ट्रैवल करवाना है, प्रॉपर्टी एजेंट ने दूसरे की प्रॉपर्टी बिकवानी है। इसी तरह अगर मैं कह दूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब ये हुआ उसने दूसरे की ऑक्सीडेशन करवानी है। अगर मैं कह दूं एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब उसने दूसरे की क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। और रिड्यूसिंग एजेंट लिख दूं तो इसका मतलब है उसने दूसरे की क्या करवानी है, रिडक्शन। मैं दोबारा बोलता हूं, मैं समझाता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। एरो नीचे है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ड्रा कर देता हूं। सोडियम की हुई है ऑक्सीडेशन और Cl की हुई है रिडक्शन। Cl की चलो मानते हैं रिडक्शन हुई है, और इसकी रिडक्शन के पीछे किसका हाथ है, सोडियम का। सोडियम ने इसकी रिडक्शन करवाई है। अगर सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन ही ना देता, Cl को इलेक्ट्रॉन ही ना देता, तो इसकी रिडक्शन नहीं होनी थी। तो इसकी रिडक्शन करवाने वाला कौन है, सोडियम। तो जो किसी का को वो काम करवाए उसे बोलते हैं एजेंट। तो इससे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो Cl की रिडक्शन करवा रहा है, जो Cl की रिडक्शन करवा रहा है वो कौन है, सोडियम। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन ना देता तो इसकी रिडक्शन नहीं होनी थी। इसकी रिडक्शन करवाने में किसका हाथ है, सोडियम का। तो इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह अगर मैं Cl की बात करता हूं, इस सोडियम की, तो सोडियम की हुई है ऑक्सीडेशन। अगर सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है तो उसका इलेक्ट्रॉन छीनने वाला Cl है। अगर Cl इससे इलेक्ट्रॉन ही ना लेता तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होनी थी। अगर Cl इससे इलेक्ट्रॉन ही ना लेता तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नहीं होनी थी। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन करवाने में Cl का हाथ है, जिसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे याद रखिएगा बात, जो जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो दूसरे की रिडक्शन करवाएगा, तो उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जो जिसकी ऑक्सीडेशन होगी उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होनी है उसे हमने बोलना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, अगर किसी की ऑक्सीडेशन की वैल्यू ज्यादा का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब है उसकी रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट का पोटेंशियल भी ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है। जिसकी ऑक्सीडेशन का मतलब ज्यादा होने का मतलब रिड्यूसिंग, अगर ऑक्सीडेशन कम तो रिड्यूसिंग एजेंट का पोटेंशियल भी उसका क्या होगा, कम होगा। तो जहां पे आपको समझ ना आए तो ये एग्जांपल आप हर बार लिख लेना, और उसके साथ लिख लेना किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, करवाने वाला कौन था। तो ये सारी बात आप लिख लेंगे तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। इस तरह सवाल आया है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिएक्शन इज द सब्सटेंस विच। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या करवाना है, दूसरे की ऑक्सीडेशन करवानी है। तो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो उसका छीन लिया तो खुद इसके पास आएगा, तो हम इसे बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो अगर मैं बात करूं Cl की, Cl ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया, अपनी तो रिडक्शन करवा ली इसने, लेकिन इसको एजेंट कौन सा बोलना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने दूसरे की क्या की है, ऑक्सीडेशन। तो इसकी क्या, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो इसका आंसर आएगा गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ऐसी सरफेस जिसके ऊपर में से करंट ने गुजरना है। इलेक्ट्रोड क्या हुए, ऐसी सरफेस जिसके ऊपर से करंट ने गुजरना है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है, जिसके ऊपर रिडक्शन होनी है, जिसपे से करंट गुजरना है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन का खुद हिस्सा भी बन सकते हैं और खुद रिएक्शन का हिस्सा नहीं भी बन सकते। बहरहाल अगर वो रिएक्शन का हिस्सा ना बने तो उसे कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनते। हम आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं करते, वो वैसे के वैसे रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन का पार्ट ना बने तो हम उन्हें बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। और इसी तरह उनमें से वो लेफ्ट का मतलब होता है करंट, रॉड का मतलब होता है कोई रॉड होगा वहां पे, तो रॉड के साथ जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरने लग जाए तो उसको नाम बोल देते हैं इलेक्ट्रोड। अब उस इलेक्ट्रोड के ऊपर में से जिसके ऊपर रिडक्शन होनी है, एट विच रिडक्शन अकर्स, याद रखना यही डेफिनेशन है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली डेफिनेशन जो है ना वो नहीं करते, डेफिनेशन करते हैं कि जिसकी रिडक्शन होनी है, जहां पर जिस जगह पे जाकर रिडक्शन होनी है उसे हम बोलेंगे कैथोड, और जिस जगह पे ऑक्सीडेशन होनी है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है, उसे हमने बोलना है एनोड। और गैल्वेनिक सेल में
एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए चार्ज के साथ आपने एनोड और कैथोड को डिवाइड नहीं करना, क्योंकि दोनों सेल के अंदर ये चार्जेस ऑपोजिट जगह पे होते हैं। इसलिए जो आपने बेस्ट डेफिनेशन करनी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ वो एनोड, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए वो रिडक्शन हुआ। तो इसी तरह हमने रूल कुछ बनाए हैं ऑक्सीडेशन के। तो पहले उससे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है और वैलेंसी क्या होती है। ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना भी चार्ज आपको उसके ऊपर नजर आ रहा है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जितना भी चार्ज आपको किसी के ऊपर नजर आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। और वैलेंसी क्या होती है, जितने किसी के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होने हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंसी। और हर एटम की वैलेंसी फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर सल्फर के तो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो वो 6 ही रहेंगे, कभी वो बढ़ेंगे नहीं, 6 ही रहता है। जिसमें 6 होंगे उसी को हम सल्फर कहते हैं। तो वैलेंसी फिक्स है क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस करने हैं या जितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन करने हैं या जो चार्ज उस पर नजर आएगा उसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर कहना है या ऑक्सीडेशन स्टेट कहना है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। वैलेंसी तो होगी फिक्स, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये फिक्स नहीं होता। मिसाल के तौर पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +4 +6 आ जाती है, ये वेरी करेगी। 3 आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी 6 ही है, वैलेंसी 6 ही रहेगी। क्यों, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उतने ही होते हैं हर एटम के। तो यहां पर उसकी -2 है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, इसमें -2, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ लगा है तो इसलिए +2 हाइड्रोजन पर आया और इसमें -2। इसमें यहां पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से -4 और इस पे कितना आएगा, +4। और इसी तरह इस वाले केस पे +6 आया। तो यहां पर उसने 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती है, लेकिन जो वैलेंसी होती है वो हमेशा सेम रहती है। और जो वैलेंसी होती है ये हमेशा एक होल नंबर होता है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा या कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, पॉजिटिव चार्ज जैसे इस वाले केस में पॉजिटिव चार्ज है दोनों पे, और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। और आप आगे जाके पढ़ेंगे किसी के ऊपर फ्रैक्शन भी आ सकती है। हम आगे जाके पढ़ते हैं, एग्जांपल आएगी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की, तो उसके अंदर हम देखेंगे। तो रूल इसका सबसे पहले ये है ऑक्सीडेशन नंबर का कि जो फ्री स्टेट के अंदर मौजूद एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हम कहेंगे 0 है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो इसको हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट है सारे की 0 है। और हाइड्रोजन की सारे की 0 है, नाइट्रोजन की क्या है, सबकी 0 है। क्यों, इट इज इन द फ्री स्टेट, इट इज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम 0 मानेंगे। इसके बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर है आयन का, जो आयन पर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, +1। एल्यूमिनियम में कितना है, +3। इसी तरह इसमें सल्फर के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर मैं पूछूं तो मैं कहूंगा -2। इस पे कितना है, -1। जो जिसका चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो फ्री मॉलिक्यूल की 0, आयंस की वही जितना उस पे चार्ज है। इसी तरह जब मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर जो हाइड्रोजन का लेता हूं मैं हर जगह पे +1 लेता हूं। मिसाल के तौर पर HCl है तो यहाँ पे Cl पे -1 और हाइड्रोजन पे कितना आ गया, +1। इसी तरह मैं पानी की बात करता हूं तो ऑक्सीजन की -2, तो इन पे कितनी आएगी, दोनों पे +1 आने की वजह से +2। लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ जाए तो आपको पता है मेटल तो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देती हैं, तो इससे जब मेटल के साथ लगेगा फिर इस पे नेगेटिव ही आएगा। याद रखना, मेटल के साथ कोई भी नॉन मेटल जुड़ गया उस पे माइनस ही आना है। मेटल हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन देती हैं, मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, और मेटल के साथ जो भी लगा होगा उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो हाइड्रोजन सिर्फ मेटल्स के साथ लगा हो तो इस पे माइनस आता है, अदरवाइज हर जगह पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। इसी तरह जो ऑक्सीजन है वो हर जगह पर -2 शो करेगा, और इसे हम बोलते हैं उसका नॉर्मल ऑक्साइड, उसे हम बोलते हैं उसका
नॉर्मल ऑक्साइड, मिसाल के तौर पर पोटाशियम ऑक्साइड है। पोटाशियम ऑक्साइड की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन के आने थे, पोटाशियम K2। और इस पोटाशियम की अगर मैं बात करूं तो पोटाशियम की होती है +1, तो दो पोटाशियम की कितनी होगी +2, तो यहां पर कितनी आएगी -2। इसी तरह यह नॉर्मल ऑक्साइड। लेकिन अगर पर ऑक्साइड है तो फिर कितनी आएगी माइनस, इसकी आएगी -1। देखना कैसे, पर ऑक्साइड क्या होते हैं, पहली बात, अगर दो ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लें, अगर दो ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना लें एक एक, और दूसरा किसी और के साथ बना लें, जैसे पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का फार्मूला लिख रहा हूं, तो इधर K लग गया, इधर भी K लग गया, तो आप जानते हैं पोटाशियम इलेक्ट्रॉन ही एक दे सकता है, तो पोटाशियम पे तो है होता ही एक है आखिरी शेल में, तो इसलिए +1 आया, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें भी +1। तो अब इनको मिला ही एक एक है, तो इस पर चार्ज कितना आएगा -1, और इसका भी क्या चार्ज आएगा -1। तो पर ऑक्साइड वाले केस पे ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा -1, लेकिन नॉर्मल ऑक्साइड में कितना आएगा -2। इसी तरह मैं सुपर ऑक्साइड की बात करता हूं, तो सुपर ऑक्साइड के अंदर, सुपर ऑक्साइड की केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सुपर ऑक्साइड के अंदर देख, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड एक कंपाउंड है, आपने सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होगा कि हम सांस लेने के लिए, जो ब्रीथिंग पर्पस के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं KO2 को, तो ये क्या करता है, इसके अंदर अब पोटाशियम लगा हुआ है, तो पोटाशियम इलेक्ट्रॉन ही एक दे सकता है, जब इलेक्ट्रॉन ही एक दे सकता है तो दो ऑक्सीजन को मिला ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हम कहेंगे एक ऑक्सीजन के कितने हिस्से आया है, हम कहेंगे हाफ हाफ आया दोनों के, क्योंकि पोटाशियम के है ही एक और वो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक, तो वो इलेक्ट्रॉन जब उसने एक दिया है, दो ऑक्सीजनों को जब एक इलेक्ट्रॉन मिला है, क्योंकि पोटाशियम के पास एक ही था, उसने एक ही दिया है, तो दोनों की वैलेंसी हाफ हाफ हो, दोनों के हिस्से में आधा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हम कहेंगे दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1/2 -1/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेट फ्रैक्शन में भी आ सकती है। इसी तरह जो पूरे मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा अलजेब्रिक सम होगी, सबको जमा करो तो जवाब क्या आना चाहिए 0। H2SO4 सबको जमा करो, जवाब क्या आना चाहिए 0। इसी तरह आपके पास कुछ आयन है, तो उनका अलजेब्रिक सम वही होना चाहिए जो उनके ऊपर चार्ज है। मिसाल के तौर पर सल्फेट का अलजेब्रिक सम कितना आना चाहिए -2। कैसे, ऑक्सीजन की होती है -2, तो 4 ऑक्सीजनों की कितनी होगी -8। मैं यहां पर क्या लिखूं कि यहां पर -2 चार्ज आए, तो मैंने यहां पे लिख दिया +6 सॉरी, तो +6 मुझे लिखना पड़ा क्योंकि मैंने -2 के बराबर चार्ज रखना है। आप लोग अलजेब्रिक सम के बराबर इसको चार्ज को रखते हैं, तो यहां पर इसका अलजेब्रिक सम हमारा कितना होगा -2, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है -2। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं मिस कर गया था, लेकिन इसलिए कर गया था क्योंकि हमने नीचे पढ़ना था उसको। OF2 के अंदर क्या होगा, OF2 ये एक ही कंपाउंड है ऑक्सीजन का दुनिया के अंदर, अपने से भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, बाकी सब में इसका अपने से कम वालों के साथ पाला पड़ता है, लेकिन जहां पे इसका वास्ता अपने से भी बड़े से पड़ गया है फ्लोरीन से, जो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रूल आप पढ़ेंगे कि अगर ऑक्सीजन या कोई भी एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो चाहे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव आएगा। जैसे फ्लोरीन 2 लगे हैं इसके साथ, तो 2 फ्लोरीनों ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं, तो इस पे क्या चार्ज आएगा -2, तो फिर इस पे कितना चार्ज आएगा +2। ये दुनिया में सिर्फ एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ रहा है +2। क्योंकि ये फ्लोरीन के साथ लग गया है। यहाँ पे जो बात समझने वाली थी वो ये थी कि जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और आपस में बॉन्ड बना ले, तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, फिर किसको नेगेटिव कहें किसको पॉजिटिव कहें। जो ज्यादा नेगेटिव होगा उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेंगे, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे पॉजिटिव कहेंगे। तो यहां पर ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया +2। अगर मैं सारे रूल को इकट्ठा कर दूं एक जगह पे, तो मैं कहूंगा कि पहले ग्रुप के जो मेंबर्स हैं सारे वाले, हाइड्रोजन को निकाल के कभी कभार ये -1 भी शो कर देता, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी, सबकी। इसी तरह इन सबकी +2 होगी, सबकी। जहां पे ब्रिलियम आ गया, मैंने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, मैंने +2 ही कहनी है। मैग्नीशियम की मैंने +2 ही कहनी है। इसी तरह
अगर मैं इस ग्रुप की बात करता हूं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +3 आएगी। तो स्वाय बोरॉन के इनमें से कोई भी, बोरॉन कभी कभार -3 भी शो कर देता है, लेकिन मैंने जनरल ट्रेंड लिखा है, तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आप लिखेंगे, +3। इसी तरह जो चौथा ग्रुप है, जो चौथा मेंबर है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +4। उस पर कितनी आएगी, +4। और इसी तरह ये जो पांचवें वाला ग्रुप मेंबर है, इसकी +5 भी आ जाती है, 5 इलेक्ट्रॉन भी दे देते हैं और 3 भी दे देते हैं। ये बहुत कम चार्ज है, इसको आप चाहे ना पढ़े। 5 भी दे देते हैं और 3 ले भी लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -3, 5 देंगे तो क्या चार्ज आएगा, +5। मिसाल के तौर पर NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी -3, इसमें इसकी वैलेंसी होगी -3, लेकिन NaNO2 के अंदर, NaNO3 के अंदर, NaNO3 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5 और NaNO2 के अंदर होगी इसकी +3, लेकिन वो मैंने आपको नहीं करवाई। सिर्फ आपने ये वाली चीजें याद रखनी है, NaNO3 और NH3। तो ये कभी कभार +3 भी शो कर, +5 भी शो कर देते हैं सारे मेंबर्स, और -3 भी शो कर देते हैं। और ऑक्सीजन ने हमेशा -2 ही शो करनी है, हमने भी पढ़ा है। नॉर्मल ऑक्साइड में -2 और पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड के अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आता है। इसी तरह मैं अगर इसकी बात करता हूँ सारे मेंबर की, तो ये +6 भी वैलेंसी शो कर देते हैं। जैसे H2SO4 के अंदर सल्फर की कितनी आई थी, 6 आ गई थी, तो ये +6 भी शो कर देते हैं और -2 भी शो कर देते हैं। तो ये इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये है कि सारे के सारे +6 शो करते हैं। ये हमेशा -1 शो करते हैं, और जहां पर ये -1 के अलावा शो करते हैं वो आपने नहीं पढ़ना, आपकी सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी, और ये हमेशा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 0 शो करती है। देखिए हमने यहाँ पे क्या सीखा कि सारे पहले ग्रुप की वैलेंसी हमेशा +1 लेंगे, अगले ग्रुप की हमेशा +2 लेंगे, तीसरे ग्रुप की हमेशा +3 लेंगे, चौथे की हमेशा +5 लेंगे। और हम जो ये वाला ग्रुप है पांचवा, इसकी कभी 5 भी ले लेते हैं और कभी हम 3 भी ले लेते हैं, और छठे वाले की हम कभी +6 भी ले लेते हैं, कभी -2 भी। तो ये वैलेंसीज आपने याद रखनी है, याद करते हुए कि इस तरह जो होता है उनका ट्रेंड आता है। अगर मुझे कोई कहे कि इन स्टार्ट, तो कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन कैल्शियम क्लोरेट, यहां पर हम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, और हम जानते हैं कि सारे मॉलिक्यूल की 0 है, तो सबकी हमने 0 रखनी है। सबको सम करें तो जवाब क्या आना चाहिए, 0। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन कैल्शियम की लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम +2 इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये दो आ रहे थे, तो ये 2 जो था हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 टाइम थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आगे कौन आ गई, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 3 इसलिए मल्टीप्लाई किए कि ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो कैल्शियम की +2, और इसको ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन की फाइंड करनी है, इसलिए मैंने इसको x कह दिया, और ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 के साथ ज़रब दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, -6, और 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 2x -12, और ये +2 के साथ जो कटेगा, ये +2 इसके साथ कटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 10। तो 10 क्या होगा, जब उधर लेके जाएंगे तो ये जाके प्लस का हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 की, तो हम कहेंगे जहां पर क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर रही है, +5। इसी तरह मुझे कोई पूछे कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता हो, तो वही वाला रूल है, सबको जमा कर लेना, ऑक्सीडेशन के और नंबर ऑफ के प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस 4 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, 4, मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हम कहेंगे 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम x1 होती है इसकी, और जिसकी एक कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वेरिएबल होती है, उनको हम सबसे लास्ट पे लिखते हैं। मैंगनीज की वेरिएबल है, तो हम इसे सबसे लास्ट में लिखेंगे जवाब बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर आ गया है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज का, तो यहाँ पर कितना आंसर आ गया, x, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना है, -2 है। तो हम जब 4 से तरफ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -8, और +1 के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7, और वो उधर जाके क्या बन जाएगा, +7। तो यहाँ पर KMnO4 के अंदर जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है, +7। इसी तरह मैं MnO2 की बात करता हूं, तो MnO2 के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का वो -2 होगा, और मैंगनीज की मैंने फाइंड करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी वेरिएबल होती है उसको बाद में लिखते हैं, जिनका कन्फर्म है, मुझे ऑक्सीजन का कन्फर्म है ये -2 ही शो करता है, मुझे 100% कन्फर्म है ये -2 शो करता है, तो पहले मैं इसको लिखूंगा। तो इसकी -2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया, 4,
4 जाके उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये +4 शो कर रहा है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि ऊपर ही कर लें। एक तरीका ये है कि आप ऐसे सॉल्व करेंगे, वो लोग करें जिनको नहीं आती, लेकिन इंटी टेस्ट में टाइम बचाना होता है। तो मैं तो ऊपर करना ही सिखाऊंगा आपको कि आपने ऑक्सीजन की 2 होती है -2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया -4। तो इस पे क्या जवाब लिखूंगे, जवाब 0 हो जाए, तो मैं लिखूंगा +4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। तो हम इसके ऊपर ही करना सीखेंगे क्योंकि हमारे पास वहां पे टाइम नहीं होगा। वो मैंने इसलिए बताई थी कि अब कंसेप्ट रहे। अगर मेरे पास ये सवाल है कि मैंगनीज की बताओ इसके अंदर K2MnO4 के अंदर, तो देखना मैं कैसे निकालता हूँ। तो सबका जवाब तो 0 रखना है, ये बात समझ आ गई। ऑक्सीजन 4 है, तो इससे और एक ऑक्सीजन की होती है -2। ये मैं अभी भी थोड़ा सा ज्यादा कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने डायरेक्ट इसे -8 कर देना है। तो ये कितना आंसर आ गया -8। और एक पोटेशियम की होती है +1, 2 पोटेशियम की कन्फर्म है, पोटेशियम की +1 होगी, तो इसलिए जिनकी कन्फर्म है वो पहले लिखेंगे। तो ये कितना आंसर आएगा +2। तो यहां पर मैं क्या लिखूं कि आंसर 0 जाए, जहां पर मैं क्या लिखूं, तो -8 इधर और इधर +6 है, तो मैं इधर अगर +6 लिखूंगा तो जवाब 0 होगा। तो इसलिए मैंने एंड पे आके जवाब 0 करना है, या जितना आयन का या जितना चार्ज होगा यहाँ पे वो मैंने करना है, तो यहाँ पे 0 करना था, तो इसलिए मैंने +6 कर दिया। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आपने बतानी है, सल्फर की बतानी है। तो रूल क्या है कि आपके पास जो ऑक्सीजन है उसकी -2 है, तो 6 ऑक्सीजनों को उससे मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट ही आप करना है -12, लेकिन मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि समझ आ जाए। और पोटाशियम की पता है, सोडियम की मुझे पता है +1 है, तो आपने डायरेक्ट इसको +2 लिख देना है। तो अब क्या हुआ, इधर +2 और इधर क्या है -12, तो इधर क्या लिखूं कि जवाब 0 आए, तो मैंने इधर क्या लिखूंगा, +10 लिख दूंगा। तो +10 करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0। अब सल्फर 4 है, 4 की +10 है, तो 4 एटमों की +10 है, तो एक की कितनी होगी, तो मैं कहूंगा 2.5। तो इसका जो आंसर होगा तो मैं कहूंगा 2.5। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर बस इतना ही होगा, तो इंशाल्लाह मैं दूसरा लेक्चर भी जल्दी अपलोड करूंगा। तो अल्लाह।